आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, हम खेल को आगे बढ़ाते हैं अपने कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट अरुण कुमार झा जी के साथ। ये मैथमेटिक्स होम ट्यूटर हैं। कल तक 2 लाइफलाइंस की मदद से इन्होंने 10,000 रुपए जीत लिए थे। 1993 में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्टार्टेड माय करियर, बट 2012 में एरिथमिया का केस आ गया मेरे साथ, इरेगुलर हार्ट बीट, जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस काम को अब छोड़ दूं। मुझे अपना घर चलाने के लिए एक नया प्रोफेशन चुनना था, तो मैंने कहा भाई मैंने पढ़ाई तो की है, तो क्यों नहीं जितना मैंने सीखा है वो चीज मैं बच्चों को सिखाऊं। मॉर्निंग अद्वैत, वेरी गुड मॉर्निंग यू। एंड दैट्स हाउ आई हैड चोजन होम ट्यूशन। अच्छे रिजल्ट मिलते गए, एक पेरेंट ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया। मेरे परिवार में मेरी प्यारी पत्नी है जो पिछले 25 साल से मेरा साथ निभा रही है। इससे बड़ी बॉन्डिंग नहीं है, संबंध बड़े मधुर हैं, बड़े प्यारे हैं। रही बात बेटे की, तो मैं उसका दोस्त भी हूँ, मैं उसका पिता भी हूँ और मैं उसका बेटा भी हूँ। बच्चों को आगे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए ये निश्चित रूप से उनका विषय है। मुझे लगता है केबीसी मेरे लिए बहुत स्वर्णिम मौका है। मैं ज्यादा से ज्यादा रकम जीतूं और होम ट्यूशन को मैं और आगे लेके जाऊंगा कि शायद अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करूंगा मैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं झा साहब। धन्यवाद सर। ये जो आपने अपने आप एक सुझाव बनाया कि मैथमेटिक्स जो है कठिन एक सब्जेक्ट है, इसको किस तरह से आसानी से प्यार से कहानी के रूप में बता करके उनको सिखाया जाए, कैसे आपके आया ये मन में? आजकल के जो बच्चे हैं सर, वो इतना ज्यादा वो एडवांस है, वो बहुत एडवांस है। अगर मैं उस पद्धति की बात करूं जिस पद्धति में हम लोग मैथ्स पढ़ते थे जी। और आज की पद्धति, बहुत फर्क हो गई, बहुत ज्यादा फर्क। उस समय वो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, टीचर होते थे और वह सब कुछ समझाने की कोशिश करते थे। आजकल के जमाने में ऐप होता है, तो अगर हमें घनत्व पढ़ना है तो हम उस ऐप में समझ जाते हैं कि घनत्व का क्या मतलब होता है। तो ये चीज आई दिमाग में और सोचा कि इसको कहानी के रूप में बना करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करूं, और ईश्वर के आशीर्वाद से, आप सबों के प्यार से जो है ये कारगर साबित हो गई। जी। और बच्चे समझते चले गए, क्योंकि जब बच्चे समझते चले गए तो उनके अंदर एक इंटरेस्ट, एक रुचि पैदा होगी, और जब वो रुचि पैदा हो गई तो फिर थोड़ा बहुत उनसे काम भी कराना। और आजकल कोरोना काल के चलते ये कंप्यूटर के द्वारा जितना भी शिक्षा है वो सब लोग प्राप्त कर रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे। स्कूल वगैरह सब बंद हैं, बिल्कुल तो सही कहा। ये जो आपने प्रक्रिया शुरू की है ये अभी प्रचलित हो रही है। जी। ओके अरुण कुमार जी, तो सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। एक्सपर्ट के रूप में एक बार थोड़ी सी सूचना आपको फिर से दे देता हूँ। एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं क्विज़र और ऑथर अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। ये हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ी है। अर्चना जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन तालियों के साथ। नमस्ते अमित जी। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। झा साहब, कल जब हम आपके साथ खेल रहे थे तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया था सर 5 प्रश्नों का, परंतु 2 लाइफलाइन आपकी चली गई थी। जी सर। कोई चिंता की बात नहीं है। आज का इस जो कार्यक्रम है, खेल का कार्यक्रम, वो छठे प्रश्न से होगा सर। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने 20,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो क्लू है। इस गाने के संगीत निर्देशक को पहचानिए। आइडेंटिफाई द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस सॉन्ग। मैं विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए खयाम, बी आर डी बर्मन, सी इलैयाराजा या डी मदन मोहन। सी लग रहा है मुझे, इलैयाराजा। खयाम तो बहुत पुराने, वो पाकीजा के समय के थे, या पाकीजा के बाद मदन मोहन, आर डी बर्मन। क्लू आ नहीं रहा। खयाम या इलैयाराजा में कुछ कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है 2, अभी भी उनका उपयोग किया जा सकता है। फ्लिप द क्वेश्चन है, आज द एक्सपर्ट भी है।
फ्लिप द क्वेश्चन ही शांत करें। हो जाएं, शांत हो जाएं, खड़ी पे। तो कंप्यूटर महाशय, झा साहब अपने तीसरी लाइफलाइन जो है फ्लिप द क्वेश्चन लेंगे, इसको अंकित किया जाए। अंकित हो गई लाइफलाइन। तो इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। जी। जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा हमें। किसी एक को गेस कीजिए। इलियाराजा। इलैयाराजा सी पे ताला लगाया जाए। जी नहीं, ये गलत होता। गलत होता। सही उत्तर है आर.डी. बर्मन। आर.डी. बर्मन। मुझे जानकारी नहीं थी। हुजूर इस कदर फिल्म का नाम था मासूम। जी। इसमें जो गायक थे वो आर्टिस्ट थे सुरेश वाडकर, भूपिंदर सिंह, और संगीत डायरेक्टर थे आर.डी. बर्मन। गुलजार साहब ने इस गाने को लिखा था। जी, मुझे कोई जानकारी Alright, नहीं जी जी। तो हमारे पास 11 विषयों की एक सूची है। हमने आपसे कहा था किसी एक विषय को चुने आप। थी। माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट को आपने चुना है, और इसी के आधार पर जो फ्लिप द क्वेश्चन है आपके सामने आएगा। कमिश्नर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और फ्लिप द क्वेश्चन दिल्ली के आधार पर झा साहब के सामने पेश किया जाए। आ गया प्रश्न। दिल्ली सल्तनत के दौरान लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? Who was the last ruler of the Lodi dynasty of the Delhi Sultanate? ऑप्शन सुनिए। ए बहलूल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी, या डी मलिक बहराम लोधी। लास्ट रूलर। बहलोल लोधी ने तो स्थापना की थी। सिकंदर लोधी बीच में आए थे जिन्होंने आगरा वो किया था। इब्राहिम लोधी उनके बेटे थे। मेरे ख्याल से मलिक बहराम लोधी, जो मुझे लग रहा है। ओके, मलिक बहराम लोधी लग रहा है मुझे, बट आई एम नॉट श्योर। बहलोल तो नहीं हो सकते। सिकंदर उनके बेटे थे, वो भी नहीं हो सकते। 12 सेकंड रह गए, जल्दी कीजिए। लाइफलाइन है आपके पास? जी, लाइफलाइन ले लेंगे। ओके, शांत हो जाए, खड़ी पड़ जी। 6 सेकंड रह गए भाई साहब, और एक लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। कमिश्नर महाशय, इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ संपर्क करवाया जाए। अर्चना जी, बहुत जल्दी बारी आ गई आपकी। तो एक प्रश्न है जिसको आपने सुन ही लिया होगा, और 60 सेकंड मैं आपको दूंगा उसके उत्तर जानने के लिए। मेरी आवाज में आपको मैं एक बार फिर प्रश्न पढ़ देता हूं। दिल्ली सल्तनत के दौरान लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? 60 सेकंड मिलेंगे आपको, और वो शुरू होते हैं अब। ए बहलूल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी, या डी मलिक बहराम लोधी। तो अमित जी, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और मैं किताबें भी लिखती हूँ हिस्ट्री पे। जी जी। तो ये इब्राहिम लोधी हैं, और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से लड़े थे, और वहीं पे बैटलफील्ड में मर गए थे। और बाबर की विक्ट्री इसलिए हुई थी क्योंकि उनके पास कैनन थे। फर्स्ट टाइम जैसे कैनन यूज हुए, जी, तो जी। ऑब्वियसली उनकी जीत होनी थी। इब्राहिम लोधी कह रहे हैं आप? ऑलराइट, हाँ। जाएंगे आप? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं सी इब्राहिम लोधी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया अर्चना जी आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और इसका डिटेल बताने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि अर्चना जी जो है हमेशा इतिहास इतना पढ़ा हुआ उन्होंने, और लिखती भी हैं, वो बता दिया उन्होंने। जी। ओके, अब एक थोड़ी सी गंभीर समस्या हो गई कि चारों लाइफलाइन चली चले गई। गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी 7वां प्रश्न आ रहा है, और कभी भी आपको लगे कि उत्तर नहीं आता क्योंकि आपके पास अब लाइफलाइन नहीं है, जी हाँ। तो आप क्विट कर सकते हैं। क्विट कर सकते हैं। जहां भी आप होंगे उतनी रकम आपको मिल जाएगी। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? Which law states that to every action there is an equal and opposite reaction? ऑप्शन सुनिए। A Ohm's law, B Newton's first law of motion, C Pascal's law, or is it D Newton's third law of motion? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डी। D ताला लगा दिया जाए। जी हाँ। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने।
ए था ओम के नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, पास्कल का सिद्धांत, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, जिसका आपने सही उत्तर दिया। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जीत गए हैं आप 40,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। झा साहब, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में किस देश को 2 भागों में विभाजित किया गया था? After the World War II, which country was divided into 2 parts in the year 1949? A. France. B. Austria. C. Sweden. D. Germany. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लग रहा है जर्मनी, but आई एम नॉट श्योर सर। Not sure. आई एम नॉट श्योर। Okay. फ्रांस तो एक अकेला देश, 20 सेकंड रह गए। स्वीडन अकेला देश था, ऑस्ट्रेलिया अकेला, जर्मनी लग रहा है मुझे, बट 12 सेकंड रहेंगे, बोलिए क्या करेंगे? क्विट कर सकते हैं अगर आपको उत्तर न मालूम हो। जी 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 क्विट करेंगे? क्विट कर जाएंगे, शांत हो जाएं, चली पड़ी जी। रिस्क नहीं लेंगे। अरुण कुमार झा साहब ने निर्णय ले लिया है कि वो खेल क्विट करेंगे। इसका उत्तर उनको सही तरह से मालूम नहीं है। झा साहब, दुर्भाग्यवश आप ज्यादा ऊंचा नहीं जा पाए, लेकिन आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई और बहुत सारी पुरानी यादें जो थी वो आ गई हमारे मन में। 40,000 रुपए आप जीत रहे हैं। ये 40,000 रुपए हम आपके बैंक अकाउंट में डलवा देंगे। ये मोबाइल ऐप है जी, यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ 40,123, ये 40,000 हो गए। इसको कंफर्म किया और ये 40,000 तुरंत शीघ्र आपके अकाउंट में पहुंच गए। इस प्रश्न को हमें बताना पड़ेगा इसका उत्तर। किसी एक को गेस कीजिए। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, जर्मनी। आपका गेस ही करना है तो जी, जी। मैंने तो जर्मनी बोला था। जी, जर्मनी। डी, जर्मनी पता लगाया जाए। मान्यवर, आप सही होते अगर आप खेल जाते। ओ, बिल्कुल सही उत्तर था ये। जर्मनी 2 भागों में विभाजित हुआ था 1949। जी, पश्चिमी जर्मनी यूएसए, यूके और फ्रांस के साथ संबद्ध हो गया और एक पश्चिमी पूंजीवादी देश बन गया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अरुण कुमार जी। मेरा तो मन करता है कि बस आप बोलते रहें और मैं सुनता ही रहूं। तो ये फिर कभी अवसर मिलेगा। ये क्षण कहाँ मिलेगा सर? ये तो बहुत बहुत स्वर्णिम क्षण है, धन्यवाद सर। मतलब आइए सर, कम। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवियों और सज्जनों, हम सब अपने अपने जीवन में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। ये मकसद कुछ भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हमारा मकसद, हमारी कोशिश और हमारे हर कदम का उद्देश्य अपने या अपनों के जीवन को बेहतर जीवन प्रदान करने का होता है। जब एक मकसद अपने या अपनों के दायरे से निकलकर गैरों या दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो मकसद न रहकर एक आदर्श बन जाता है, एक अभियान बन जाता है, एक सेवा बन जाती है। और ऐसे ही मानवता के पवित्र सेवक हैं हमारे आज के कर्मवीर। पवित्र इसलिए क्योंकि सेवा करने वाले हाथ स्तुति करने वाले हाथों से ज्यादा पवित्र होते हैं। हमारे आज के कर्मवीर एक डॉक्टर दंपत्ति है, डॉक्टर रविंद्र कोहले और उनकी पत्नी डॉक्टर स्मिता कोहले। ये दंपत्ति पिछले 32 सालों से लोगों की चिकित्सा और देखभाल में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी कर्मभूमि है एक बहुत ही दूर बसा हुआ जंगली क्षेत्र, मेलघाट के आदिवासी इलाके बेराहगढ़ और उसके आसपास के करीब 200 गांव।
1.5 साल यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद में मैं एमडी के लिए गया। एमडी के जब मैं फाइनल टर्म में था तब मेरे ख्याल में ये आया कि शादी अगर होगी तो अभी ही होगी। मैंने फिर अपने शादी की 4 कंडीशंस तय की। पहली कंडीशन थी 400 रुपये महीने में घर चलाने वाली, क्योंकि मैं 1 रुपया एक पेशेंट से लेता था। 400 पेशेंट मेरे पास पर मंथ आते थे। 40 किलोमीटर पैदल चलने वाली, क्योंकि हरिसाल से बैरागढ़ तक पैदल आना पड़ता था। तीसरी कंडीशन थी 5 रुपये में शादी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का जो गवर्नमेंट को पैसा भरना है उतना ही खर्च। और आखिरी कंडीशन मेरी ये थी कि खुद के लिए नहीं, लेकिन गरीब पेशेंट के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो भीख मांगने की तैयारी। अगर मेरे पत्नी के साथ में मेरी जिंदगी हुई तो दोनों के विचार एक होना चाहिए, और उस विचारों से ही 4 कंडीशन आई। करीब करीब 100 से भी ज्यादा लड़कियों ने ना कहने के बाद में मैडम ने हाँ कहा। वो जो 4 कंडीशंस थी तो उसका मैंने बहुत स्टडी किया पहले कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। मेरा स्वभाव भी वैसा लवचिक है, मुझे अपनाना है और दिल से चाहा तो मैं वो खुद अपना सकती हूँ। अभी 32वां साल चालू है। वहाँ जब आए थे तो कॉन्ट्रैक्ट में था, जब तक स्मिता बैरागढ़ में रहेगी तब तक हम पति पत्नी करके आए थे। जो सोच थी सबकी और मेरी भी कि शायद ये कोप अप नहीं कर पाएगी, यहाँ नहीं रह पाएगी, उसने बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया खुद को। पूरा ही टाइम अच्छा ही बिताया, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया जो ये जो जिंदगी थी। मैं यहाँ आई बैरागढ़ में तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे रईस औरत मैं हूँ। मेरा धन जो है ना वो कोई चोर सकता, ना कोई अनुभव भी कर सकता ना, तो वो आनंद कुछ और ही रहता है। पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोले और पद्मश्री डॉक्टर स्मिता कोले का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है जी सर। बैठिए। प्रणाम करता हूं आप दोनों को और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में, धन्यवाद। जिसका शीर्षक है कर्मवीर। और जितने भी कर्मवीर होते हैं उनका हम बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ यहाँ पर उनको हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर तालियों के साथ उनका स्वागत। बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं ये, ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर जो है पैदल चल के जाना पड़ता है, और निस्वार्थ इनका योगदान ऐसे गरीब लोगों के लिए सराहना करने के लिए हमारे पास शब्द जो है कभी कम पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मुलाकात हुई ये बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं, उल्टा है ये तो। आपसे मुलाकात हुई है मेरे लिए बड़ी बात है। नहीं, मेरे लिए इसलिए है कि आपका जो आनंद पिक्चर मैंने देखा था जब छोटा था, जी जी, तब मैं हार्ट डिसीज का पेशेंट था। और मैं बहुत दुख में जीता था, क्योंकि डॉक्टरों ने बता दिया था कि ये बच्चा 3 से 5 साल में मर जाएगा। मेरे पेरेंट्स मेरे से ज़्यादा दुखी थे। लेकिन जब हम सब ने मिलकर वो आनंद पिक्चर देखी तो बाबू मोशाय ने हमको सिखाया कि जितना जीना है तो हंसी खुशी जियो, दुख में मत जियो। और इसलिए आपके दर्शन होना बहुत बड़ी बात मैं मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में अपने पुत्र श्री को लाए हुए हैं यहाँ पर, उनका परिचय मैं देना चाहूँगा। नमस्कार करता हूँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम रविंद्र कोल्ले। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बिग हैंड फॉर राम। थोड़ी सी सूचना मैं आपको इस खेल के बारे में बताना चाहूँगा, उसके बाद खेल को आरंभ करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि ले करके जाएं और हम समझ सकते हैं कि ये जो धनराशि है उसका उपयोग किस तरह होगा और कहाँ होगा। तो डॉक्टर साहब और डॉक्टर स्मिता, इस खेल में एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। 1000 रुपये से शुरुआत होगा पहला प्रश्न।
फिर 2000 और बढ़ते 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 ये पहुंचता है 15वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं इस खेल में। पहला पड़ाव आता है 5वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 10,000। दूसरा पड़ाव आता है 10वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 3,20,000। फिर उसके बाद हमारा जैकपॉट प्रश्न होता है, जो कि है 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का। उसका द्वार खुल जाता है 10वें प्रश्न के बाद। एक हमारी यहाँ चल पड़ी जी है, एक घड़ी। तो पहले 5 प्रश्नों तक ये आपको देंगी 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको ये देंगी 60 सेकंड। और 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समय समय। यदि आप कहीं अटक जाएं, किसी प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो आपको, तो 4 लाइफलाइंस हैं यहाँ पर। एक है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, दूसरा है 50-50, तीसरे जो लाइफलाइन है वो है फ्लिप द क्वेश्चन, चौथा है हमारे एक्सपर्ट। तो उनका परिचय मैं आपको दे देता हूं। आज हमारे एक्सपर्ट जो है देवियों सज्जनों, एक चलती फिरती लाइब्रेरी है वो, और उनका नाम है अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। ये हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ेंगी। अर्चना जी, एक बार मैं चाहूंगा कि आप प्रकट हो हमारे सामने। तालियों के साथ आपका अभिनंदन अर्चना जी। नमस्ते अमित जी। डॉक्टर साहब और डॉक्टर स्मिता, आपके बारे में सुन के मैं हतप्रभ हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी त्याग और निष्ठा के लिए, पूरे देश के लिए आप मिसाल हैं। मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। तो अर्चना जी हमारे साथ रहेंगी जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े वो लाइफलाइन की, तो अर्चना जी से आप पूछ सकते हैं और ये उसका उत्तर देंगी। डॉक्टर कोहली जी और स्मिता जी, आपको बता दें कि हम लोग तब तक खेलेंगे जब तक कि हूटर नहीं बजता। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं यह अद्भुत खेल, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए। अब आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। पहला प्रश्न आ रहा है 1,000 रुपए का। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार में इनमें से कौन सा रूप धारण किया था? Which of these forms did Lord Vishnu take in his नरसिम्हा अवतार? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए, हाफ मैन हाफ टाइगर, बी, हाफ मैन हाफ हॉर्स, सी, हाफ मैन हाफ लायन, डी, हाफ मैन हाफ एलिफेंट। हिंदी में देता हूं, आधा मानव आधा बाघ, आधा मानव आधा घोड़ा, आधा मानव आधा शेर, या आधा मानव आधा हाथी, है ना? हाँ, सी आधा मानव और आधा सिंह था। जी, शेर। सी। उसे आप शेर बोल रहे, आप शेर सिंह लॉयन जिसे बोलते हैं। ये है हाफ लॉयन। हाँ, हाफ सी। लॉयन। अच्छा, वो ऊपर है। सी पे? सी। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, 1,000 रुपए जीत गए यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है। दूसरा प्रश्न, 2,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ज्यामिति में कोणों को मापने के लिए इनमें से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? इन ज्योमेट्री विच ऑफ दीज इज द यूनिट टू मेजर एंगल्स? समझ गए? हाँ जी। ऑप्शन देखिए। ए डिग्री, बी सेल्सियस, सी केल्विन, डी ग्रेड। ए डिग्री। ए डिग्री श्योर है? लगा दे ताला। जी। डिग्री ए पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही है आप दिया। वाह। ओके, आगे बढ़ते। तीसरा प्रश्न, 3,000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। आंबे मोहर और आजरा घनसाल इनमें से किसकी किस्में हैं? आंबे मोहर एंड अजरा घनसाल of varieties of what? A, wheat, B, rice, C, बाजरा, D, ज्वार। गेहूं, चावल, B, बाजरा या ज्वार? बी चावल। बी चावल। ताल लगा दें। बी चावल पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये जो किस्में हैं चावल की, ये खास तौर से महाराष्ट्र में उगाई जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, आप और डॉक्टर स्मिता, गांव में आप लोग काफी खेती बाड़ी वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। वहाँ का क्योंकि- जो आर्थिक समस्या थी, जी, जी, और जी। कुपोषण में इनकी जो एमडी की डिग्री इन्होंने कुपोषण में की थी। जी जी जी। क्यों वहाँ का कुपोषण है, थीसिस में से जो आया था, तो आप ही बताइए। तो कुपोषण को अगर हटाना है तो ओवरऑल डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और वो कैसी होगी? तो उनकी आर्थिक उन्नति भी होनी चाहिए।
और जो आदिवासी खेती करते हैं, जो थोड़ा थोड़ा आदिवासी टुकड़ा था उनके पास खेती का। मजदूरी करते हैं, तो उनकी आर्थिक स्तर कैसा बढ़ेगा, ये मैं सोच रहा था। चना जब बो रहे थे वो, तो चना मरता था, तुअर मरती थी। जैसा मैं बच्चों को बचाने लग गया, माताओं को बचाने लग गया, तो उनको लगा कि डॉक्टर को बहुत ज्ञान है, ये हमको बताएगा कि खेती में ये मरते हैं तो इसके लिए दवा क्या है। तो मुझे भी ये शौक लग गया कि भाई एग्रीकल्चर के साथ में सीड प्रोडक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, लोगों को दिखाना है। तो मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गया, तो पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, उनसे ये जानकारी लिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो डिसीज है ये फंगस के कारण होता है, और उसके लिए फंगल रेजिस्टेंस वेराइटी उनको बोने के लिए समझाइए, और जब उनकी आर्थिक उन्नति होगी, किस्म अच्छी सुधरेगी, तो उनसे मैंने बीज लाया और लोगों को कहा कि ये बीज आप बोइए। तो लोगों का विश्वास नहीं हुआ मेरे में, उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि आप करके दिखाओ। और जब मैंने करके दिखाना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे फिर कबूल किया कि हाँ भाई ये हो सकता है। एग्रीकल्चर से एक तो इनकम बढ़ता गया, और वो उनका रोज की जीने मरने का सवाल था। मिक्स क्रॉपिंग को हम हमेशा एनकरेज करते गए शुरुआत से ही, सो दैट यू कैन सस्टेन। आज मेलघाट ये स्थिति पे है कि हमारे पूरे महाराष्ट्र में यदि शेतकरी आत्महत्या होती है, हमारे इसमें नहीं। मेलघाट में आज वहाँ का काश्तकार आत्महत्या नहीं करता जी। है। तो हमारे दर्शक ये सुन लें कि चिकित्सा के साथ साथ न केवल मरीजों का इलाज करवा रहे थे, बल्कि धरती माँ जो थी उसका भी इलाज कर रहे थे एक तरह से, और उपज हुआ वहाँ पर, फार्मिंग की इन्होंने, और अंत में वो एक आमदनी बन गई जितने भी वहाँ गांव के लोग थे। ओके, बहुत बहुत सराहनीय काम आपने किया है डॉक्टर साहब। जिस तरह से इन्होंने शादी के प्रस्ताव रखे थे, डॉक्टर स्मिता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो लगा आपके मन में कि आपने तय किया है कि यही होंगे मेरे पति? शुरू में तो अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया, लॉ किया, और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि वकील ये कोई मेरा पेशा नहीं, मेरा स्वभाव उससे जुड़ता जी। नहीं। तो फिर मैंने विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी यहाँ प्रचारक जाने के लिए मैंने फिर से DHMS यानी होम्योपैथी डॉक्टर के लिए प्रवेश किया, और LLB और ये दोनों साथ में किया, और ऊपर वाले की कृपा मेरा दवाखाना बहुत चला, तो और मेरे शादी के लिए प्रस्ताव आने लगे। फिर और मैंने कुछ संघर्ष किया कि ये लड़की वाले मुझे देखने आते हैं, तो क्या नाम मैं लड़कों को मैं खुद क्यों न देखूं। तो मैं तैयार होके, यानी मेरी भी स्टाइल थी, मैं भी खुद को हीरोइन ही समझती थी वो जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो स्लीवलेस, घुटने के नीचे बाल थे, हेयर स्टाइल वगैरह तैयार होती थी, और वो लड़के के दरवाजे पे जाके खड़ी रहती थी। जैसी लड़की को कोई देखने आते तो वो बेचारी नीचे मुंडी करके शर्माती है, तो वैसा वो लड़का भी शर्माने लग जाता था, और उसको पल्लू तो नहीं रहता था, लेकिन अपनी शर्ट की बटन को ऐसा ऐसा करके शर्मा, कैसे कैसे उल्टा व्यवहार हो गया ये। हाँ, तो जी, आओ बोलते थे। और फिर उनका निर्णय तो नहीं था, जी हाँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और लड़के देखते गई। और एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक लड़का है रवि कोले, MBBS हुआ है, MD कर रहा है। तो मैंने भी सोचा पढ़ा लिखा दिखता है, देखूँ तो सही। लेकिन फ्रेंड्स ने ऐसा बोला कि भाई तुम्हारी स्टाइल और ये फटे कपड़े पहनने वाला, तो उन्होंने हाथ ऊपर के, तुम तुम्हारा देखो। उसके पहले मेरे को पता चला, तो बोले तू पहले सोच ले, उसकी 4 कंडीशंस है। 400 रुपये में घर संसार चलाना है, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, तो हमारा ये जो रहन सहन है ये छोड़ना पड़ेगा। लोभ मोह क्रोध, जो अपन स्थितप्रज्ञ के लक्षण भगवत गीता में बता है कि वो छोड़ना पड़ेगा। जब भीख मांगना है तो ईगो छोड़ना पड़ेगा, जो खुद मैं विनोबा जी के गीता प्रेम ने आखिरी पन्ने में अच्छा लिखा है कि बकरी आखिरी तक मैं करके जीती है। जब मरती है तो उसका चमड़ा निकालता है तो वो बोलता है तू ही तू ही तू ही तू ही। यानी हमको ये बोलने को आने चाहिए कि भाई मैं तो कुछ नहीं, तू ही सब। तो ये जब सोचा मैंने, तो मुझे वो ईगो दूर करने की ताकत आ गई। फिर इनको मेरे दवाखाने में भेजा गया। इनको पता नहीं कि मैं लड़की हूँ, तो बहुत पेशेंट्स लड़कियाँ थी। वो जाने के बाद मैंने स्टाइलिस्ट इनको बुलाया, है आओ अंदर। फिर ये आए, बोले मुझे यहाँ कोई लड़की मिलने वाली है शादी के लिए। अब मुझे भी समझे नहीं कैसी बात करूँ। फिर इधर उधर की बात करी,
फिर बोले अरे कहाँ तक करे, मुद्दे को हाथ डालो। फिर बोली मैं हूँ वो लड़की। इन्हें मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, स्लीवलेस, लिपस्टिक, मेरी चप्पल, ये सब देखते हुए एकदम खड़े हुए और इनको लगा रॉन्ग नंबर है, तो ये जाने को लगे। मैं बोली अरे बैठो बैठो, पानी पियो, मैं कुछ गले नहीं पड़ी, अपन बोलेंगे, बात करेंगे और फिर पक्का करेंगे। फिर ये डिसीजन पे फिक्स हुए कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए हरकत नहीं, जब तक टिका तब तक टिका, नहीं तो ठीक है। ऐसा करके शादी के लिए हाँ करे। मेरे जो कपड़े थे वो सब ड्रॉप करके, कंट्रोल की रेशन की साड़ी मिलती थी 10-10 रुपए में, जी जी, वो साड़ियाँ खरीद के हम दोनों निर्भया मेलघाट के लिए निकले। हमारी जब शादी हुई तो हमको जब घर नहीं था, पहले तो ये अकेले थे, इनको घर की जरूरत नहीं थी, ये ओसरी पे सो जाते थे। लेकिन जब घर मैं आ गई तो फिर गाँव वालों ने ये जो लकड़ी दिख रही, एक एक लकड़ी जमा की, घर बनवा के दिया। ऊपर उस समय पे घास था, लेकिन बाद में हमने इसके ऊपर एक कवेलू रखा, मराठी कवेलू। ये जमीन पूरी गिली गज थी, ऊपर कवेलू नहीं थे, हवा आती थी भुर्र उड़ जाता था, पतंग जैसे पूरा उड़ गया, पूरा दिखने लग जाता था ऊपर से चांद तारे। कुछ दिन के बाद में ऐसा हुआ कि आने वाले बढ़ने लग गए, तो फिर वो किचन, वहीं खाना बनाना और वहीं खिलाना मुश्किल हो गया। तो फिर बाद में हमने ये एडिशनल किचन हमने बनाया जो बड़ा का बड़ा था, तो 10-15 लोग भी आए तो एक समय पे खाना भी बनता था और खाना खिलाया भी जा सकता था। बाद में जब खेती शुरू हुई तो जानवर आए, जानवरों का अनाज यानी चारा भूसा आया, तो वो रखने के लिए हमने उधर का एक्सटेंशन किया। हाँ। तनुजची गाडी तनुजला देऊ का? हाँ, तनुजची गाडी देऊ. तो ये बेडरूम थी और इधर ओपीडी थी पहले। यहाँ सोते थे हम, और दोनों बच्चों का जन्म इसी रूम में हुआ। और ये जगह मेरे को सबसे पसंद है क्योंकि ये ऊपर के कवेलू जब टपकते थे ना, और इतना बारिश बहुत रहती थी, तो यहाँ जो है तो ये जगह पे मैं इसी पन्नी बांध देती थी, तो इतना ये अंदर, ये बिल्कुल दुनिया में सबसे रिलैक्स जगह हमारी ये थी। लोगों ने जो ये एक एक लकड़ी जमा करके हमको घर बांध के दिया, उनका प्यार उसमें था। जी जी। और आज भी ये घर मेरे लिए इतना सुकून देता है और इतना अच्छा लगता है कि अभी हम ये मेरे पैर का ऑपरेशन वगैरह होता, नया घर मेरे लड़के ने बांधा है, लेकिन मुझे वहाँ मुझे 5 स्टार में रहे जैसा लगता है। जब ये दिन में एक बार तो भी यहाँ गई नहीं तो अच्छा नहीं लगता। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मेलघाट के गांव में आज ये दोनों चिकित्सा के अलावा वहाँ के ग्रामीणों के लिए हर वो सुविधा और साधन उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं जो शायद ही वहाँ तक पहुँच सकती हो। इन दोनों के लिए मैं चाहता हूँ दर्शकों और हमारे जितने भी जनता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जोरदार तालियां एक बार फिर आप देने। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल के मैदान में। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये कौन सा आसन है जो रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है? आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे अभी। Which आसन is this which gives flexibility to the spine? Can we see the video please? ये सकाळी में केलं ते। देख लिया? हाँ जी। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए त्रिकोण आसन, बी गरुड़ आसन, सी शव आसन या डी चक्रासन। चक्रासन। चक्रासन श्योर है? डी पे ताला लगा दें? डी हाँ डी जी। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह। चक्रासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। चक्र का अर्थ है पहिया और आसन का अर्थ है योग मुद्रा। इस आसन में व्यक्ति की आकृति पहिए के समान नजर आती है।
आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न खेल का है, ये पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा डॉक्टर साहब और डॉक्टर स्मिता जी। कौन सी फिल्म एक रेलवे कर्मचारी जया, जिसका किरदार कंगना रनौत ने निभाया है, की कहानी को दर्शाता है, जो मां बनने के बाद कबड्डी के खेल में फिर से वापसी करती है? पता नहीं फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? नहीं फिल्म में तो नहीं है। Which film tells the story of Jaya, played by Kangana Ranaut, a railway employee who returns to the game of kabaddi after motherhood? ऑप्शन देता हूं आपके सामने। A, पंगा, B, धाकड़, C, सिमरन, D, मलंग। पंगा है, पंगा। पंगा श्योर है? हाँ। फिल्म देखी हुई है आपने? नहीं देखी मैंने। अच्छा। लेकिन लग रहा है आपको कि क्योंकि कोई भी किसी के चीज के लिए पंगा लेती है जब भी कुछ बन सकती है, इसलिए पंगा। क्या करूं, ताला लगा दूं ए पे? हाँ जी। लगा दो। ए पंगा, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। मैं आपको बता दूं डॉक्टर स्मिता जी, कई वर्षों से हम खेल खेल रहे हैं ये, लेकिन आज जिस तरह से आपने उत्तर दिया वो मैं पहली दफा देख रहा हूं कि आपको फिल्मों के बारे में कुछ पता नहीं। नहीं जी, हम केवल वहाँ गए जब से वही मैं समझ सकता हूं, सिर्फ शादी के लेकिन पहले। विकल्प देखने के बाद आपने अनुमान लगाया कि ये शब्द जो है पंगा, ये इस कहानी के साथ मिलता जुलता है, इसलिए यही फिल्म होना चाहिए। हाँ। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, वाह। तो आप लोगों को कभी फ्री टाइम मिलता है, आराम करने का समय मिलता है, तो क्या करते हैं आप लोग वहाँ? आपने कहा कि वहाँ तो कुछ देखने को है नहीं, करने को है नहीं। आराम करने का समय ही नहीं मिलता है। नहीं मिलता है समय। जी जी। नहीं, जब 4:30 बजे से उठते हैं जी जी, तो शाम तक हमारा उसूल ये है, जो 10 से 5 काम करता है वो पेट भर खाता है, और जो 5 से 10 काम करता है वो सबको खिलाता है, दूसरों को। वाह वाह वाह, क्या बात। यहाँ से जितनी भी आप धनराशि लेकर के जाएंगे, उसका उपयोग कैसे होगा? उसका उपयोग तो समाज के लिए ही होगा। खासकर अभी हम जिस तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं कि यूथ ऑफ द इंडिया, तो ये जो युवा वर्ग है इनके लिए हम एक तरुणाई करके कैंप करते हैं। तरुणाई तो वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बच्चे पूरे देश से या महाराष्ट्र से जाते हैं, 18 से 25 साल के। जी जी। तो वो बच्चे आएंगे और वो वहाँ 7 दिन तक जो लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट की है स्वावलंबन के जो जरिए, हमने हमारी जिंदगी में स्वावलंबन अपनाया। हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं रहेगा, सब हम करेंगे। वैसे ही उन्होंने खाना बनाने से तो संडास साफ करने तक सब करने खुद करना है, और वो लाइफस्टाइल उनकी बन जाए, ताकि वो आगे के जिंदगी में जब वो सामाजिक काम में आएंगे तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। जी जी। क्योंकि उसकी हैबिट होना चाहिए। और कुछ हिस्सा उसका ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, गरीब पेशेंट्स के इलाज के लिए। तो दी प्रेयर के माध्यम से जो आंखों का दवाखाना चलता है, और आंखों की कैटरेक्ट सर्जरी होती है या और भी सर्जरीज होती है, जब भी बाहर के एक्सपर्ट आते हैं, मैं खुद तो सर्जन नहीं हूँ, लेकिन बाहर के एक्सपर्ट जब आते हैं तो उनकी मदद से वो ऑपरेशन उस धनराशि से होगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने वहाँ पर अस्पताल बना करके रखा हुआ है? अस्पताल करके तो नहीं, हो मल्टीपर्पज डिसिप्लिन है। जिस समय पे जिस काम में आता है तो उस काम में वो आता है। ऑपरेशन थिएटर भी बनाया है। डॉक्टर साहब, जब आप वहाँ शुरुआत में गए होंगे और आपने देखा कि किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये लोग, वो आसान नहीं रहा होगा आपके लिए? जब मैं 84 में गया, 1984 में, उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत थी कि रास्ता नहीं था वहाँ जाने के लिए। जी। 40 किलोमीटर पैदल चल के बारिश भर जाना पड़ता था। पहले बुढ़े लोग जो करते थे ना खेती बाड़ी, वही खेती बाड़ी हम करता था, लेकिन अनाज पानी नहीं होता था। पहले धान, जवारी, तुअर यही पेरता था, वो अनाज मर भी जाता था। और पहले बस खाने का अनाज बूढ़े लोग बोता था। खेती बाड़ी में भी मोटर मीटर ये लगाने का सुविधा कुछ भी नहीं था। बस ऊपर वाला पानी गिरता था, उसमें पेरता था, और ये धुपकल का अनाज होता ही नहीं था, जब वैसे सूखा पड़ा रहता था। उस समय में यहाँ पे स्कूल भी बरोबर नहीं चल रहा था। 4-4 महीना बंद रहता, कोई स्कूल रहा तो शिक्षण नहीं था। फिर दूसरा कैसा, अपने यहाँ दवाखाना नहीं था वो पीरियड। वहाँ के लोग मेडिकल
साइंस को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनकी अपनी अंधश्रद्धाएं थी, अंधविश्वास था। वो इलाज से ज़्यादा उनके भगत पढ़ियारी में ज़्यादा विश्वास करते थे। यहाँ कई लोग श्राप के कारण से, बिच्छू के कारण से, इन लोगों को जो भुगतान हो रहा था पहले, किसी का हाथ टूटना, पैर टूटना। काफी महिलाओं का जो प्रसूतिकरण में जो परेशानी पड़ता है ना, तो उनका पैदल हम खटिया में आड़े लेके जाता था। बारिश पानी में तो बहुत चक्का गाड़ते थे भाई, वो चले गया तो चले गया, नहीं तो नहीं जाता था, फिर वो सीधे उठा के लेके जाओ, खटिया में टांग के लेके जाओ। इसी तरीके से बीमारी होती है। पेट में अगर बच्चों को जत है, दर्द होता है, तो वो अंगार के ऊपर लोहे को गर्म करते थे और उसको उससे चटके देते थे, जला देते थे। डम्मा बोलते हैं उसको। डम्मा बोलते हैं। दूसरी बात ये थी कि जैसे मलेरिया हो गया, तो मलेरिया में आदमी कांपता है, तो वो सोचते थे किसी भूत ने इसको घेर लिया है, और वो इलाज से अच्छा होगा ऐसा नहीं सोचते थे। वो सोचते थे कि भगवान को अब बलि चढ़ाना पड़ेगा, मुर्गा या बकरी का, मुर्गा बकरा, तो इसके जान के बदले दूसरी जान देना पड़ेगा। तो ऐसी सोच थी। तो वैसे ही फिर भिलड्डा बाबा का मेला करके होता था, तो वहाँ करीबन 5 फीट का मुर्गे और बकरे का मुंडी का ऐसा ढीक लगता था। और जब मैं पहली बार वहाँ एंट्री करी, मेरे को बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप तो इतनी सोशल कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते, ये कैसा हो रहा है, चलता है यहाँ। तो ये बोले कि उसके लिए तो खुद की गर्दन देना पड़ेगा। तो मैंने फिर इनको बोला कि ठीक है, मैं दे सकती हूँ। और फिर हमने, ये बात हमारी 90 में हुई, 1990 में। और विनोबा ने कहा है कि कोई अगर कुप्रथा बंद करनी है तो उसको अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। सिर्फ लोगों को ये समझाएंगे कि आप कुप्रथा बंद करो, तो वो नहीं मानेंगे जी। तो हमने उसको अल्टरनेटिव दिया, कबड्डी, हॉलीबॉल और बैलगाड़ी की रेस। तो लोगों का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन खेल के तरफ हो गया, चला गया। और 1991 से आज तक वहाँ खून का एक बूंद भी नहीं गिरा, भगवान के नाम पर। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत सराहनीय काम आपने किया है डॉक्टर साहब। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने, ठीक है? इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस स्थान का नाम एक अरबी शब्द से आया है जिसका अर्थ रेगिस्तान होता है? Which of these places gets its name from an Arabic word meaning desert? विकल्प सुनिए। A गोबी, बी सहारा, सी मोहावे या डी थार? सहारा वाळवंट। सहारा वाळवंट आहे, रेगिस्तान। सहाराच आहे। कौन सा? सहारा वाळवंट। सहारा बी। बी ताला लगाने लायक? हाँ जी। ओके, सहारा बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बहुत बधाई। सहारा अरबी शब्द सहरा से आया है जिसका अर्थ है रेगिस्तान होता है, सहरा। गोबी मंगोलिया शब्द गोबी से आया है जिसका अर्थ है जल रहित स्थान, गोबी डेजर्ट है जी। और थार थुल रेत के टीले के लिए प्रयोग होने वाला एक सामान्य शब्द है। मोहावे लोग नॉर्थ अमेरिकन इंडियन फार्मर्स, तो जो परंपरागत रूप से निचले कोलोराडो नदी के किनारे रहते हैं, उसका नाम रख दिया, वहाँ पर मोहावे डेजर्ट है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने डॉक्टर स्मिता जी। तो आपने कैसे तय किया कि यही बैरागढ़ में ही आपको जाना है? मैंने एक किताब पढ़ी थी, वेयर देयर इज नो डॉक्टर। उसके कवर पे there is no doctor. उसके कवर पेज पे ऐसा चित्र था कि 4 लोग पेशेंट को उठा के लेके जा रहे हैं, और नीचे माइलस्टोन पे लिखा है हॉस्पिटल 30 माइल्स, यानी करीब 40 किलोमीटर। सबसे पहली बार मेरे दोस्त छोटू वरणगांवकर, इनके साथ में मैं मोटरसाइकिल से वहाँ गया बैरागढ़। और वहाँ जाने के बाद में लोगों ने जो वहाँ की चैलेंजेस बताए कि अगर डिलीवरी रुक जाती है तो माता मर जाती है, बच्चा मर जाता है। अगर निमोनिया होता है तो निमोनिया का तो इलाज ही नहीं है उनकी मान्यता में, निमोनिया से तो बच्चा मरता ही है। और डायरिया की अगर एपिडेमिक आती है तो एक बच्चा मरता है, दूसरा मरता है, तीसरा मरता है, दिन भर में 20-20 लोग मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, एज ए MBBS मेरी ज़रूरत यही है। जब आप लोग शुरू में वहाँ गए जी,
तो जितने भी आदिवासी थे, गांव वाले थे, हाँ, उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया या पहले विरोध तो हुआ स्वीकार उनका? नहीं किया। मैं जब से उतरा तो एक जगह सरपंच साहब थे, यूनुस खान साहब, उनके यहाँ मुझे लेके गए। वहाँ रात में मैं उनके वरांडे में रुका। दूसरे दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव इकट्ठा हो गया और मेरा सामान को खोलने शुरू किया मैंने, दवाइयों का। तो उसमें से वेइंग मशीन निकली, और जैसे वेइंग मशीन निकली तो लोगों का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो गया ये कि ये क्या चीज़ है, क्या मैं वजन कर सकता हूँ? तो मैं लग करिए। फिर उन्होंने पूछा कि ये क्यों? तो मैंने बताया उनको कि जैसे गर्भवती माता है, वो वेट गेन अगर ठीक से करती है तो वो बच्चे की हालत मुझे समझती है, टीबी का अगर नहीं करती तो बच्चे की हालत खराब हो रही है। टीबी का पेशेंट है, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, और अगर वो रिस्पॉन्ड करता है मेरे ट्रीटमेंट को, अच्छा हो रहा है, तो वेट गेन होता है उसका। जी तो इसलिए मैंने वेइंग मशीन लाई है। जी जी जी। ये लोगों ने एक्सेप्ट किया, और फिर भी मुझे उन्होंने जो रखा वो एक डॉक्टर का कंपाउंडर इस नाते से रखा। लेकिन पहली डिलीवरी जब मैंने किया तब उन्होंने डिफरेंस महसूस किया कि नहीं, ये डॉक्टर है। उसके पहले मुझे कंपाउंडर समझते थे, डिलीवरी के बाद में मुझे डॉक्टर समझने ज्ञान लगे। हुआ। यहाँ तो दवाखाना तो हमने देखा ही नहीं। पहले तो धारने जाओ तो 2 दिन में वापस पलटती थी। उतने दूर जाते जाते क्या मुसीबत हो जाए क्या नहीं। डिलीवरी तो घर में ही होती थी, फिर अपन को उतना नहीं मालूम था पहले। और फिर डॉक्टर साहब यहाँ रहने से हमको बहुत अच्छा सहायता था। जब मैं छोटा था तो उस समय में नदी में कूद गया था। 1 घंटे नदी के अंदर, पानी के अंदर डूब के रहा। फिर 1 घंटे के बाद बेहोश में था। फिर अपने यहाँ पे लाया डॉक्टर साहब के घर में। फिर अपना मुंह को फाड़ा, पानी निकाला। फिर उसने एक बार जान बचाया। फिर दूसरी बार निमोनिया हो गया था, जब भी बचाया, 2 बार बचाया। बस डॉक्टर साहब आ रहे पेशेंट को देखकर, थाली के ऊपर बैठे हुए हैं। पेशेंट आ जा रहे, थाली छोड़ रहे हैं, फिर चले जा रहे। अरे भाई बोले खाना तो अभी चलो ठीक है, आज भी कल खा लेंगे, लेकिन पेशेंट उसका कम ज़्यादा कभी होता है तो बहुत से ऐसे सेवा करे उन्होंने, जैसा बता भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी परेशानियों को दूर करे उन्होंने। ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छा समझ के उनको भेजा। स्मिता जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न। हाँ जी। जिस तरह आपने अपने पतिदेव को स्वीकार किया, क्या गांव वालों ने आपको भी उसी तरह स्वीकार किया? नहीं, गांव वालों ने ये सोचा ही नहीं था कि एक लेडीज बाई डॉक्टर हो सकती है, वो उनके कंसेप्ट में ही नहीं था। उन्होंने तब तक एक नर्स बाई देखी थी, तो मुझे नर्स बाई कहते थे। तो अब मुझे आदत हो गई थी नर्स बाई, तो मुझे कुछ लगता भी नहीं था। और एक दिन ऐसा है कि हरिराम करके पेशेंट आया, और मुझे एक जन पूछने आया, भाई आपको टाका देना आता क्या? तो मैं बोली हाँ आता ना। और मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे 1-2 टाके होंगे। तो फिर उन्होंने एक खटिया पे ऐसा लाया हरिराम को, और ऐसी खटिया पे हमने रखा, और कुछ दिख भी नहीं रहा था, सब खून 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 खून, लथबथ क्या है कुछ भी समझ में। तो पहले देख के घबराई जी। तो क्या करना। फिर उन्होंने बताया कि भाई शेर के साथ इसकी लड़ाई हो गई, शिकायत ऐसा वैसा जो कहानी थी। फिर आप इसके इलाज कीजिए वगैरह। बैरागढ़ तरफ था मैं, तो बैरागढ़ के जंगल में ऐसा हुआ। हमारा बेल था, तो मैं गए थे जंगल, तो कुत्ता भी था, शेर भी था, वो दिखे नहीं सालों। अचानक दौड़ के आ गया, मालूम नहीं आए, और झटके जुम हो गया। मैं तो गए समझो, हिम्मत हार गए, बस पड़ा है बस। तो मैंने फिर 5 मिनट शांत खड़ी रही, और क्या मुझे ऐसी शक्ति मिली मालूम नहीं। मैंने तय किया कि भाई ये केस लेना है। तो उसको करीबन मुझे 400-450 टाके डालने पड़े। और कोई जगह तो ऐसी थी कि तुम झाइलोकिन भी नहीं दे सकते थे उसको, ये भी नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट सीना पड़ता था। बहुत जगह जख्म में 250 टाके की, उन पर टाके लगा था पूरा। ये कान वान, ये सब हाथ पैर सब ताड़ तोड़ के। तो 30-35 साल हो गए होंगे, जाने ज्यादा ही हो गए। आदिवासी लोगों की जो सहन शक्ति है,
यानी इतनी जबरदस्त है जी कि हम करते हैं तो उनके मुंह से हूं भी नहीं निकलता है। जी हाँ। एक और व्यक्तिगत प्रश्न, हाँ जी। जब आप गर्भवती हुई हाँ जी। तो उस समय कुछ परेशानियां आ गई हाँ जी। और ऐसा लगा कि शायद आपको बड़े शहर में जाना पड़ेगा, किसी बड़े अस्पताल में जा करके इसका इलाज करवाना होगा या राय लेनी होगी, लेकिन आप दोनों ने तय किया कि नहीं, हम गांव में रह करके ही जो है डिलीवरी करेंगे। इनका आग्रह ऐसा था कि मैं यदि अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, अच्छा पेडियाट्रिशियन हूँ, तो इनका कहना था कि मेरा बच्चा है, लोग यहाँ रहते हैं और अपने बच्चा अमेरिका में पढ़ाते हैं, तो ऐसा ना हो, तो मेरा बच्चा होएगा तो यहीं होएगा, ये पहले ही इनका तय था। जब वो जन्म हो रहा था तो स्मिता जी को बहुत तकलीफ थी उस वक्त, और मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी अलग होए माँ और बच्चा, क्योंकि दर्द शुरू हो गया था। काफ़ी समय बीत गया लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, तो थोड़ी प्रोग्रेस हुई। वैसे ही मैंने फोर्सेप्स डिलीवरी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये था कि वो फ्रेश स्टिल बर्थ बच्चा आया, यानी रास्ते में आते वक्त वो मरा हुआ आया, क्योंकि उसको कॉर्ड शॉर्ट था और कॉर्ड राउंड द नेक था, तो उसको फांसी लग गई थी। तो मैंने तुरंत उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दिया, इंट्राकार्डियक इंजेक्शंस दिया, हार्ट में जो इंजेक्शन देते हैं ताकि हार्ट साउंड शुरू हो जाए, और करीब 5 से 10 मिनट बाद में वो उसने रिफ्लेक्सेस बताए। मैंने उसको ट्यूब पास किया और उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे के ऑक्सीजन दिया। ट्रीटमेंट तो चल रहा था लेकिन वो सीरियस था। तब मैंने स्मिता की सलाह ली। सब लोग कह रहे थे कि इसको अब बाहर ले जाओ। मैंने तब स्मिता के ऊपर ये सॉल्यूशन छोड़ा कि आप जो तय करेंगे वो होगा, निर्णय आपने लिया, निर्णय आप लीजिए। लेकिन मैंने उसके पहले दिल में सोच के रखा था, अगर स्मिता जाने का कहेंगी तो मैं सामान के साथ में चला जाऊंगा, मैं डबल यहाँ वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि लोगों के लिए अलग और खुद के लिए अलग ये मेरा मन गवाह नहीं करता था, यानी दोगलापना। अगर हमारा हॉस्पिटल बेस्ट है तो हमारे यहीं ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने ऐसा तय किया है, लेकिन मैंने इनको पूछा तो बोले कहीं भी ये तू दुनिया भर में जाएगी तो ट्रीटमेंट यही रहेगी। तो फिर मैंने सोचा कि जो भी होएगा, मेरे हाथ में बच्चा था और मैंने भगवान के सामने उसको रख दिया और उसको बोला कि तेरे को मंजूर हो, मेरे को मंजूर। वो दिन था कि जिस दिन हमारा वहाँ रहना तय हो गया। उस दिन तक गए तो जरूर थे, लेकिन हो सकता था वापस भी आ सकते थे। लेकिन स्मिता ने जब मेरे में विश्वास प्रकट किया और कहा कि नहीं, अब आप ही इलाज करो, क्योंकि मेरा इन पे ऊपर बहुत विश्वास था। जी जी, वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही अभी डॉक्टर साहब ने। और कि अपने इलाज के लिए हम बाहर जाएं, हाँ। और इनके इलाज के लिए हम यहाँ करें, ये सही नहीं ये है। नहीं, और अगर ऐसा करेंगे तो मैं अपना सामान वामान सब बांध करके चला जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि ये सही नहीं हो रहा है। वाह, बहुत खूब। और डॉक्टर साहब गेम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जो आपकी संस्था है जो इतना नेक काम कर रही है उसका उसमें उपयोग हो सके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस गाने के गायक कौन हैं? पता नहीं गाना वाना सुनने का समय मिलता है कि नहीं आपको। Who is the singer of this song? हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे डॉक्टर साहब, और आपको बताना है कि इसके गायक कौन है। विकल्प रखता हूं आपके सामने, देखिए शायद आपको कुछ याद आ जाए। ए मोहम्मद रफी, बी किशोर कुमार, सी मुकेश या डी हेमंत कुमार। मुकेश। मुकेश, बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। कॉन्फिडेंट है? ताला लगा दिया जाए। ऑलराइट, सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। तौबा ये मतवाली चाल, ये गीत था। गायक थे मुकेश जी, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, और इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, और छवि का नाम, फिल्म का नाम था पत्थर के सनम। स्मिता जी, आपको कैसे जानकारी हो गई ये सब गाने वानों की? हमने सुना है कि आप खुद लिखती भी हैं और गीतों को भी लिखती हैं, कविता पाठ भी करती हैं। हाँ जी, मैंने म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया है। ओह, मैं अच्छी सितार भी बजाती थी, अच्छा गाना तो खूब अच्छी गाती थी। जब से फिर यहाँ आया तो सब प्रैक्टिस छूट गई। मेरी सितार भी चूहों ने खा ली। जी जी। उसकी खुटिया तो फिर मैंने ठोक के यादगार के लिए रख दी। जी जी जी। मैं सुंदर पेंटिंग करती थी। एयरविंग में मैं ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग। ओहो, इन सब आपने छोड़ दिया? हाँ जी। ग्लाइडिंग भी किया हुआ आपने? ग्लाइडिंग भी कहाँ किया। ग्लाइडिंग की आपने?
नागपुर में। नागपुर में किया? मैं पढ़ती थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था एयर विंग में, ओह। तब वहाँ करती थी, बड़ी और मजा तब जाकर आती के थी। अपने आप बड़ी कोई मजा। आवाज नहीं, शांत स्वरूप। बहुत इसलिए सुंदर। बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी की हुई है ग्लाइडिंग। हाँ इतनी सारी चीजें आप सब ने उसको त्याग दिया स्मिता जी। हाँ जी, लेकिन दूसरी जिंदगी अच्छी मिली ना सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। वो माहौल अलग ही है कुछ, वाह, जिंदगी का सही अर्थ है वहाँ। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए आगे खेलते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न, इसका मूल्य 80,000 रुपए है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके सामने ये रहा। चिकित्सा जगत के किस व्यक्ति को उनके 1817 की कृति एन एसे ऑन द शेकिंग पॉल्सी के लिए जाना जाता है? Which person from the field of medicine is known for his 1817 work, an essay on the shaking palsy? Option सुनिए। A. James Parkinson, B. Hans Asperger, C. Alois Alzheimer, D. Thomas Hodgkin. ए, जेम्स पार्किंसन। श्योर है? तल लगा दिया जाए? कॉन्फिडेंट है इसके बारे में? सुना पढ़ा होगा आपने इसको हाँ जी, अपने जीवन में? मेडिकल साइंसेस। कमिटी महाशय, जेम्स पार्किंसन ए, तल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, वाह, बधाई। एन एसे ऑन द शेकिंग पॉल्सी बाय पार्किंसन ने सबसे पहले उस पैरालिसिस एजिटांस का वर्णन किया जिसे बाद में पार्किंसंस डिजीज का नाम दिया गया। ये नर्वस सिस्टम की एक प्रोग्रेसिव बीमारी है जिसके मुख्य लक्षण ट्रेमर, मस्कुलर रिजिडिटी और स्लो इम्प्रिसाइज मूवमेंट है। ये बीमारी ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग के और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही जवाब आपका। ऑलराइट, आप दोनों जो हैं ये इस गांव में गांव की प्रगति हो, लोगों के वातावरण में सुधार हो, इसके ऊपर आपने बहुत सारा काम किया है। पहले तो कुछ समय डर भी लगा कि भाई इंजेक्शन देंगे, फलाना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ये जब डॉक्टर साहब देखे तो ये डॉक्टर हमारे ऐसे है कि हमारे पिताजी से भी नरम है। चॉकलेट के पैकेट रहते थे पास में, बुलाने का, चॉकलेट देने का, खाने का। पैरों में सही चप्पल नहीं, ना कहीं सूटर नहीं, बस कभी बोरा उड़ लेने का और कभी वो आदिवासी का जो आता था क्या ये ऐसा उड़ाने का और ऐसा बांध लेने का और ऐसे चले जाने का, टू 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 करते बिल्कुल ऐसा चलिए बस। इतना पैसा वो कमा सकता था, लेकिन ये पैसे को नहीं दिखे। वो उनका कहना ये था कि जैसा हर परिवार, हर समाज एक साथ अच्छे जुड़ के रहो और अच्छे ही से रहो। मैं जब आया तो यहाँ पे इरिगेशन कुछ भी नहीं था क्योंकि बिजली की समस्या थी। अभी इलेक्ट्रिसिटी आने से थोड़ा फायदा ये मिल गया है कि यहाँ पे काम हो रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे नेटवर्क भी आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अब वर्ल्ड से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो बिजली के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और पिछले 4 सालों से अब रेगुलर बिजली आ गई है। तो हम छोटे थे तब रास्ता वगैरह कुछ भी नहीं थी, रोड नहीं था उस समय, तो टीचर्स भी यहाँ रहने को तैयार नहीं थे उस समय में। आज हम देखते हैं कि आज के बच्चों ने काफ़ी प्रगति कर ली है सर। तो 12 के बाद में ज़्यादातर बच्चे आज ITI कर रहे हैं। ITI करने के बाद वो कंपनियों में जाते, बड़े बड़े शहर में रहते हैं। जब से सरकार के ध्यान में ये कुपोषण आया तो उसकी सोमालिया से तुलना होने लगी थी। सोमालिया में जैसा कुपोषण है, जैसा बाल न्यूट्रिशन होता है, बाल मृत्यु होती है, फिर सरकार ने उसके ऊपर उपाय योजना भी शुरू की। दवाखाने बनाए हर 10 किलोमीटर पे। जो दवाखाने आज धारनी में दिखते हैं अस्पताल, वो अस्पताल डॉक्टर कोल्ले का ही प्रपोजल था। जब उनके ध्यान में आया तो उन्होंने सोचा कि यहाँ की जो मूल उद्योग है लोगों का वो खेती है, तो जब तक खेती का विकास नहीं होगा, ये अपने बलबूते पर आदिवासी खड़ा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, इतना सारा बदलाव आपने कर दिया गांव में जी।
कैसे संभव हुआ ये सब? ये सब उन लोगों के सपोर्ट के कारण संभव हुआ। वहाँ के स्थानिक लोग भी और बाहर के लोग भी। बाहर के लोगों ने भी हमेशा हमारी मदद की। कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसका सोल्यूशन हमें मिल जाता था। हमारे दोस्त लोग थे, वो सोल्यूशन ढूंढ के देते थे। और उनके पास नहीं है तो एक्सपर्ट से वो सोल्यूशन पूछ के मुझे बताते थे। वाह वाह सर। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं अब। हाँ जी। अब आएगा नौवां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। नौवां प्रश्न अब आपके सामने ये रहा। टेस्ट क्रिकेट में इनमें से कौन सा कीर्तिमान दिसंबर 2005 में सचिन तेंदुलकर द्वारा तोड़े जाने से पहले सुनील गावस्कर के नाम करीब 2 दशकों तक रहा था? Which of these records in tests did Sunil Gavaskar hold for almost 2 decades before it was broken by Sachin Tendulkar in December 2005? Option देखिए। A. Most centuries, B. Most catches, C. Most matches या D. Most runs? हिंदी में देखते हैं। सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा कैच, सबसे ज्यादा मैच खेलना या सबसे ज्यादा रन? ए, सबसे ज्यादा शतक सुनील गावस्कर दीजिए। श्योर हैं आप? हाँ जी। मोस्ट सेंचुरीज, ए पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही थे स्मिता जी। सचिन तेंदुलकर ने दिसंबर 2005 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 109 रन बनाकर अपना 35वां टेस्ट शतक पूरा किया था। हाँ। और इस प्रकार उन्होंने सुनील गावस्कर के 34 टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया था। इतनी जानकारी आपके पास कैसे है स्मिता जी? क्रिकेट के बारे में भी जानकारी, पहलवानी भी कर लेती हैं आप। वो खिलाड़ी भी थी। हैं? टेबल टेनिस बहुत अच्छे से अरे तोबा, पेंटिंग भी करती हैं, गीत भी लिखती हैं आप। इतना नहीं है, सब दुनिया में जो भी है, जो सुंदरता है एक कला है। और वो कला की दृष्टि से हम देखें तो हमें आना चाहिए ना, और वो सुंदरता हमें ग्रहण करना चाहिए, तो हमारे जीवन है अच्छा सुंदर होता है। बहुत बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप। ओके, समय आ गया है अब खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये, चांस मत लीजिएगा। ये है 10वां प्रश्न और मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए। अभी तक आपने एक भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की है, बहुत सुंदर बात। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा आपको। वीडियो क्लिप में नजर आ रहे ये राजनेता प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में इनमें से किस पद पर आसीन थे? The politician seen in this video clip held which of these posts in Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's cabinet? हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, फिर आपको प्रश्न सुनना पड़ेगा फिर से। Can we see the video please? मैं मानता हूं कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर जिसको भी सत्ता मिलती है उसको बहुत अधिकार प्राप्त हो जाता है, वो धन से ज्यादा है। और उस अधिकार को प्राप्त करने के बाद जो विनम्रता नहीं रख सकेगा तो वो कोई देश की सेवा नहीं कर सकेगा। देख लिया, विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, बी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, सी, फॉरेन मिनिस्टर या डी, फाइनेंस मिनिस्टर? हाँ। बी, लालकृष्ण आडवाणी जी है, ये उप प्रधानमंत्री थे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बी। ताला लगाने लायक? बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। 3,20,000 रुपए जीत लिए आपने। खेल का दूसरा पड़ाव पार कर दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। बहुत बहुत बधाई आपको। और इस स्तर पर हमारे पास एक चेक आ जाता है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। उसे साइन करके आपको देने में ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। द प्रेयर मल्टीपर्पज सोसाइटी के नाम पर 3,20,000 रुपए का चेक ये निर्धारित हो गया है। इतनी धनराशि तो आज आप निश्चित रूप से ले जाइए। चलिए आगे खेलते हैं। कुछ चीजें हम आपको समझा दें। एक तो ये जो चल पड़ी जी जो घड़ी चल रही थी, ये अब बंद हो गई। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय है।
यहां पर जो हमारा 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, सप्तकोटि द्वार, वो खुल जाता है 7 करोड़। अगला प्रश्न डालने से पहले एक प्रश्न और पूछूंगा मैं कि 32 वर्षों से आप दोनों एक साथ हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, कभी आपके मन में यह हुआ कि वापस नागपुर चले जाना चाहिए? जी नहीं, वो मौका ही नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो डिफिकल्टी आती ज़रूर है ज़िंदगी में, लेकिन वो बनी हुई नहीं रहती है। चढ़ा उतारा, चढ़ाई और उतारी ये तो ज़िंदगी का एक बादान है। जी जी। मुसीबतें आएगी तो मुसीबतों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसीबतें को फेस करो, मुसीबतें अपने आप चली जाएगी। और वो जो दिखाना है अब नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन, हाँ, ये भी सही करना कहा। तो मुझे ही है, करना तो हमें है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी वक्त करो, यही सही वक्त है। जो ठान लिया वो ठान लिया, बिल्कुल सही है। मुसीबतें हैं, वो आएंगी जाएंगी, लेकिन स्वयं उसके साथ लड़ना चाहिए, हम झगड़ना चाहिए। ऊपर वाले पे भरोसा तो रखना ही है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। से खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइफलाइन तो है आपके पास, उनका इस्तेमाल कीजिएगा अगर आप अटक जाएं कहीं पर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? Where is the Indian Institute of Soybean Research located? ऑप्शन सुनिए। ए रीवा, बी भोपाल, सी इंदौर या डी ग्वालियर। मला नाही माहिती। 50-50 कर देंगे। जी ओके, लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। 50-50 लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। जैसा कि आप जानते हैं, इन चारों में से 2 जो गलत उत्तर हैं वो मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचे हैं इंदौर और ग्वालियर। सी इंदौर। इंदौर श्योर है? ताला लगा दिया जाए। हाँ जी। सी इंदौर पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। सोयाबीन की आधारभूत एवं सामरिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1987 में की गई थी इंदौर में। ऑलराइट, तो डॉक्टर साहब, आप 32 सालों से आप विवाहित हैं जी। पता नहीं आपको हमारी जो नई पीढ़ी है उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, शायद राम को पता हो, लेकिन आजकल वो एक खेल खेलते हैं आपस में, उसको कहते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट। यानी एक दूसरे को जान पाते हैं आप अच्छी तरह से नहीं, वो एक टेस्ट होता है। तो अगर आप आज्ञा दें तो हम आज आप दोनों के साथ भी ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट खेलना चाहेंगे। हमारे पास कुछ प्रश्न है आप दोनों के लिए। पहला प्रश्न ये है, डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा जी, इनका सबसे पसंदीदा व्यंजन क्या है? इनको तो दाल चावल मिले तो सबसे बढ़िया है। आपको मालूम है कि इनका सबसे पसंदीदा व्यंजन क्या है? हाँ, इनको कड़क भाकरी मिल गई, नमक कम, हाँ। मिर्ची नहीं और तेल भी नहीं, तो ये खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तंग करने वाली आदत पत्नी जी में क्या है? किसी की नहीं मानती, उसने किसी जो की- सोच लिया उसने जो सोच लिया वो कर लिया। डॉक्टर साहब आप? ये बिल्कुल पंक्चुअल नहीं है। ओके, यदि स्मिता जी आपको एक शब्द में डॉक्टर साहब के बारे में बताना हो, क्या होगा वो शब्द? ये मेरे लिए ठंडी छाव है। ओ वाह, दुनिया क्या धूप बात है, ये बहुत बहुत मेरे लिए ठंडी छाव। बहुत ही सुंदर बात, वाह। डॉक्टर साहब आप इनके बारे में एक शब्द में अगर इनको आप बताना चाहें कि ये कैसी हैं, क्या हैं? ये तो बिजली है। मुंह से निकल गया तो दैट इज फाइनल, वंस फॉर ऑल। ओके, इनको किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है? इनको मैं जब गुस्सा होती हूँ तब ये डरते हैं। हाँ, जब ये गुस्सा होती है उससे आप डरते हैं। जी हाँ। नहीं, इसीलिए आपने कहा बिजली। ओके, सबसे ज्यादा इनको किस चीज का डर होता है? इनको डर है कि मैं उनसे पहले ना निकल जाऊं दुनिया से। हो। हाँ, क्योंकि इसका कारण ऐसा है, यानी शुरू से कि इनका हार्ट डिसीज है। शादी के जब भी इन्होंने बताया कि मैं कल भी मर सकता हूँ। मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती जी। हूँ, और जब से मैंने भगवान को कुछ नहीं मांगा, ना धन दौलत
कुछ भी नहीं मांगा, कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं, सब मांगा तो इनकी जिंदगी मांगी। और मुझे ये विश्वास था कि सती सावित्री ने जैसे सत्यवान को मांगा था जी, जी। और उसको मिला, वैसा वे मुझे मिला। आज 60 साल के ऊपर हम हो गए साथ में ही। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह चिरायु हो डॉक्टर साहब। ऑलराइट, घर के अंदर बॉस कौन है डॉक्टर साहब? आप अच्छा, इधर स्मिता जी, आप क्या लगता है आपको कि घर में बॉस कौन है? बॉस तो मैं हूँ, लेकिन मैं इनका मानती हूँ। आप मानते हैं इनका? हाँ। लेकिन ये भी स्वीकार करती हैं आप कि आप बॉस हैं घर की? हाँ, मैं ओके। बॉस हूँ। अच्छा, जब आप दोनों में क्या है, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं कभी हमें कभी, नहीं होते हैं। हाँ, तो जब कभी झगड़ा होता है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? पहले मैं मांगता था, हाँ, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा है कि झगड़ा करना ही गलत है। स्मिता जी, आप सहमत हैं इससे? हाँ, क्यों? इसके लिए एक कारण था, मैं पहलवान की लड़की थी। ओके। और मैं इतनी स्ट्रांग थी कि 50 किलो तो मैं यूं उठा लेती थी। और इनको ये डर था ये पहले से कि मैं उठा के कहीं पछाड़ न दें आप इनको। हे भगवान, ऐसा कभी भी अवसर ना आए। झगड़ा तो खत्म आपने हो सही सोचा भाई साहब, आपने सही सोचा कि झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ओके, ऑलराइट। सबसे ज्यादा लापरवाह और भुलक्कड़, भूल जाना, डॉक्टर साहब आप इनके बारे में, पहले इनके बारे में बताइए। लापरवाह और नहीं, भुलक्कड़? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्मिता जी, आप? ये है। ये हैं आप भुलक्कड़ हैं? हाँ, नहीं, भुलक्कड़ भी है। कोई चीज गाँव गए, कुछ चीज लाना बोला तो ये कभी नहीं लाएंगे और फिर झगड़ा होता है। अच्छा, जब भूल जाते हैं या जानबूझ के नहीं लाते? नहीं, इनको काम ही इतने रहते हैं कि वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, वो दिमाग में नहीं रहता। मैं इनको बोलती कि डायरी रखो तो वो नहीं करते। पंक्चुअलिटी अब जो मैंने बताई। जी, ओके। आप दोनों ने ये टेस्ट जो है ये बहुत खूबी से पास कर लिया है। कंपैटिबिलिटी टेस्ट जो है आप दोनों का 100 on 100। अब आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। 12,50,000 रुपए इसका मूल्य। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? पंजाबराव देशमुख। Who became the Minister of Food and Agriculture in Pandit Jawaharlal Nehru's first cabinet of Free India? Option सुनिए। A. कैलाश नाथ काटजू। B. R.R. दिवाकर। C. नरहर विष्णु गाडगिल। D. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे यार, नहीं यार, समय समय आपके पास, इत्मीनान से सोच लीजिए। और कहीं अगर आपको संदेह हो, आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी राजेंद्र है। प्रसाद तो नव्हते। राजेंद्र प्रसाद नाही, तो राष्ट्रपती। खाद्य मंत्री याच्यात तर नाही, दिवाकर। एक तर विष्णू गाडगे किंवा दिवाकर असेल कदाचित। नारायण विष्णू नहीं बता BC असू शकतं सकता। कदाचित। नहीं नहीं, ये आपले क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ये लग रहा है। आप देखिए, चांस मत लीजिए। मैं तो यही राय दूंगा कि आपके पास 3 Expert। लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कीजिए। स्किप करेंगे। हैं? फ्लिप करेंगे? फ्लिप करेंगे। बदलेंगे इस पर? हाँ। ओके। कविता महाशय, डॉक्टर रविंद्र कोले और डॉक्टर स्मिता कोले चाह रहे हैं कि इस प्रश्न को फ्लिप कर दिया जाए। इसको अंकित कीजिए, फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन को। ऑलराइट, फ्लिप द क्वेश्चन करने से पहले हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। काटजू। काटजू। ए पर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जी नहीं, ये गलत होता। सही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता से पहले सितंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी के अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री बने। लेकिन सवाल तो स्वतंत्र भारत में है ना? हाँ, सुनिए सुनिए। और स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 से 14 जनवरी 48 तक वे इस पद पर रहे। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो 46 में वो बने थे और फिर आगे भी चलते रहे। स्वतंत्रता के बाद भी, आजादी जब मिली जब है, उसके बाद भी बने रहे। ओके, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे। हमारे पास 11 विषय थे जिसमें से हमने आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनना है आपको।
क्या चुना था आपने? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट को आपने चुना था। ऑलराइट कंप्यूटर जी, इस प्रश्न को हटा दीजिए और माई सिटी माई स्टेट के आधार पर अगला प्रश्न उनके और हमारे स्क्रीन के ऊपर पेश कीजिए। महाराष्ट्र में स्थित इनमें से किस जगह के नाम के बारे में मान्यता है कि इनका नाम महाभारत में वर्णित कीचक के नाम पर पड़ा है, जिसका भीम ने उसी जगह वध कर दिया था? Which of these places in Maharashtra is said to have derived its name from the Mahabharata character Kichak, who was killed by Bhim there? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए चिखलदारा या चिखलदरा, बी नासिक, सी पाली, डी वाल्केश्वर। ए श्योर है? ताला लगाने लायक? बिल्कुल। चिखलदरा ए कह रही है डॉक्टर स्मिता और डॉक्टर रविंद्र जी। ताला लगा दीजिए। सही उत्तर दिया है आपने, बहुत बहुत बधाई। 1250 जीत गए हैं आप। ये कहते हैं कि भीम से कीचक का वध पर चिखलधारा घाटी में फेंक दिया था, इस प्रकार इसे कीच कदरा के नाम से जाना जाने लगा। चिखलधारा इज ए करप्शन ऑफ चीकदरा। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 लाख रुपए का। यह है 13वां प्रश्न। ध्यान रहे कि 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, कहीं भी आपको उत्तर देने में कष्ट हो, अभी भी 2 लाइफलाइन बची हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस समाज सुधारक ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंदी बनाए गए लोगों के बचाव में वकील के रूप में काम किया था? Which of these social reformers acted as a defense lawyer for those imprisoned for participating in the Quit India movement in 1942? ऑप्शन सुनिए। ए धोंडो केशव खरवे, बी बाबा आमटे, सी विनोबा भावे, डी नानाजी देशमुख। देशमुख भी नहीं थे। धोंडो केशव कर्वे असेल, बाबा आमटेंनी नाही केलं, विनोबा भावेने तर केलंच नाही। हाँ, एक्सपर्ट एडवाइस। ओके कमिश्नर महाशय, इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ संपर्क करवाया जाए, ये लाइफलाइन को अंकित किया जाए। अर्चना जी, बारी आ गई आपकी। एक प्रश्न पर आकर के अटक गए हैं। प्रश्न तो आपने सुन ही लिया होगा। 60 सेकंड मिलेंगे केवल आपको उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। ये रहा प्रश्न। इनमें से किस समाज सुधारक ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंदी बनाए गए लोगों के बचाव में वकील के रूप में काम किया था? तैयार हो जाइए, 60 सेकंड के अंदर उत्तर देना है। ये रहे ऑप्शंस। ए धोंडो केशव कर्वे, बी बाबा आमटे, सी विनोबा भावे, डी नानाजी देशमुख। डॉक्टर कोले, इसका जवाब है बाबा आमटे। उन्होंने किया था। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कितने सारे लोग लॉयर थे, तो बाद में जैसे नेहरू जी ने आज़ाद हिंदुस्तान के प्रिजनर्स के लिए उन्होंने पैरवी की थी, तो ये लोग अपने लॉयर नेता होने के अलावा लॉयर का भी काम करते थे। तो बाबा आमटे। थैंक यू जाएंगे इसके साथ। ऑलराइट, अर्चना जी सलाह दे रही हैं बाबा आमटे बी पे ताला लगाया जाए, और दोनों डॉक्टर साहब सहमत हैं इससे। लगा दीजिए ताला। यस डॉक्टर साहब, बिल्कुल राइट उत्तर अर्चना जी। बधाई आपको, धन्यवाद दे दीजिए अर्चना जी को। 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो अभियान में भाग लेने वालों के लिए बचाव पक्ष के वकील के रूप में काम किया था। ओके, 25 लाख हो गए और 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है। ओहो, यही था वो भयानक आवाज, हूटर।
तो जैसा कि हमने आपसे कहा था जी डॉक्टर साहब की हूटर जब बजेगा उसके बाद खेल खत्म हो जाएगा, तो हूटर बज गया और खेल की समाप्ति हो गई। हमारे पास शब्द नहीं हैं डॉक्टर साहब और डॉक्टर स्मिता जी की किन शब्दों में आपको धन्यवाद दिया जाए। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। धन्यवाद। आप दोनों से एक आग्रह है कि हमारे दर्शकों को यदि आप कोई मैसेज देना चाहें, जी उनसे कुछ कहना चाहें, तो हम चाहेंगे कि आप इस समय कह दें। मैं डॉक्टर्स को मैं ये बताना चाहूँगा, कभी पेशेंट को पीठ मत दिखाओ। कितने भी थके हुए हो उसके साथ में जाओ, उसकी मदद करो। अगर स्पेशली यंग डॉक्टर्स ने ये एटीट्यूड अगर डेवलप करेंगे तो आपको जिंदगी भर तक सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। वाह, बहुत खूब। स्मिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सपने देखो, बहुत बड़े बड़े देखो, सपने देखो जी। और उसके रास्ते पे चलो। हमारा एक पाउल यानी कदम जी हाँ जी, जहाँ गिरता है उतना ही उजाला काफी है, फिर दूसरे कदम डालते तो उतना ही उजाला काफी है। ऐसे चलते चलते हम हमारे गोल की तरफ पहुंच जाते हैं। और ये वक्त है, ये चल ही रहा है, कभी रुकता नहीं। जी जी। कठिनाई तो आती है, लेकिन उसको ऐसी सहजता से देखो तो निश्चित एक समय वो अपने गोल के पास पहुंच जाए। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। तो डॉक्टर साहब और डॉक्टर स्मिता जी, ये जो धनराशि आपने जीती है 25 लाख रुपए, ये एक मोबाइल ऐप है, इसके द्वारा आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। यहाँ पर आपकी संस्था का नाम आ गया, द प्रेयर मल्टीपर्पज सोसाइटी। ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 25 लाख रुपए 1 2 3 4 5 भर दिया, कंफर्म किया और यकीन मानिए ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। थैंक 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में गए। ऑलराइट, ओके। देवियों सज्जनों, डॉक्टर रविंद्र कोले और डॉक्टर स्मिता कोले के निस्वार्थ समर्पण के लिए हम इन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। हम एक उपाधि चिन्ह आपको भेंट करना चाहेंगे आपके इस नेक कार्य के लिए और हमारे साथ आज सम्मिलित होने के लिए।